नमस्ते दोस्तों। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बोर्ड सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में जो आने वाले प्रश्न हैं, उसमें 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, उनको यहीं से हम लोग देखेंगे और 100% ये क्लियर है कि वो जो क्वेश्चन हैं, वो ज़रूर आपको मिल जाएँगे इसमें से। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, वो आप ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं और चूँकि जानते हैं कि जैसे जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें 1-1 नंबर पाना भी मुश्किल है। तो उस नंबर को कैसे गेन करें, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और थोड़ा-सा अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएँगे और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर 1। तो पहला 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इस 1 मार्क्स क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन 1 मार्क्स क्वेश्चन डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये टर्म इसके बारे में हमको जानना है कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इसका आंसर है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब मान लीजिए कोई ऐसे बीकर है, इस बीकर में हम लोग देखते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट सब्सटेंस का इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वाटर भरे हुए हैं और इसमें बाहर से मिलाते हैं हम लोग सब्सटेंस। तो कितना ज्यादा इसमें डिसॉल्व हो सकता है, उस स्पेसिफाइड अमाउंट को जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अब गैस को लेकर के देखते हैं। तो मान लीजिए कोई इस टाइप का बीकर है, ये क्लोज बीकर होगा। तो इसमें इसके सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट, इसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस का इंक्रीज करती है। कब इंक्रीज करती है, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं। मतलब किसी भी मान लीजिए सब्सटेंस है, वो गैस है और ये गैस में कोई चीज सब्सटेंस हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। तो उसको गैस में अब कोई चीज को डिसॉल्व करना होगा। तो वो कब कैसे डिसॉल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे। तो जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ये सॉल्युबल होगा। तो ये कहलाता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये प्रेशर का इफेक्ट का पता चल गया। अगला क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होते हैं, तो अभी ये जो हम लोग देख रहे थे सेम यही चीज है कि हेनरी ने क्या बताया था। हेनरी ने ये बताया था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या रखें, कांस्टेंट रखें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बीकर है, अब इस बीकर में या कोई ऐसा वेसल्स ले लें जो पैक हो और इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ये लिक्विड है और इसमें किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर ऑफ गैस के। ये चीज बताया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टेट राउल्स लॉ। Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. राउल्ट लॉ ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी वोलाटाइल लिक्विड के लिए, कोई सोल्यूशन है मान लीजिए पर वोलाटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर, जो उसके ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, चाहे एक कंपोनेंट हो, चाहे दो कंपोनेंट हो, चाहे तीन कंपोनेंट हो, उस कंपोनेंट के ऊपर वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके मोल फ्रैक्शन के। ये चीज उन्होंने बताया था राउल्ट लॉ ने। अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। इसमें बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। किस फैक्टर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है। पहला है कि द फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, सेकेंड नेचर ऑफ द लिक्विड। यानी कि टेम्परेचर देखना है और दूसरा चीज नेचर,
ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट गेट्स लोअर्ड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट, व्हाई? कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट गेट्स लोअर्ड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले तो ये समझ लेते हैं कि वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं कि जो मतलब अपने आप इजिली क्या हो, रिएक्ट ना करें, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते हैं, जो इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, द सरफेस एरिया फॉर एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेज एंड वेपर प्रेशर गेट लोअर्ड। ये बताया गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम टू वेज बाय विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कैन बी लोअर्ड। द टू वेज बाय विच वेपर प्रेशर कैन बी लोअर्ड एयर, कौन कौन से हैं? पहला बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को, जैसे ये दो कंपोनेंट हैं या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब जो समान, एक समान मिक्स हो जाए उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और ये चीज क्या कहलाता है, ये सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी आंसर है इसका मोलैलिटी का। मोलैलिटी में हम लोग को देखना है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी में ये डिफाइन करता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक किलोग्राम सॉल्वेंट में, एक किलोग्राम सॉल्वेंट में जो मोल्स हम पाए जाते हैं, मोल्स, एक किलोग्राम सॉल्वेंट में जो मोल को डिसॉल्व करते हैं वो कहलाता है हमारा मोलैलिटी। और वही चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, और जहां पे 1 लीटर में अगर कोई सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसको बोलते हैं मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। और 1 केजी में, 1 केजी सॉल्वेंट में जब कोई सॉल्यूट क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशन को बताता है सॉल्यूशन में, और ये सॉल्वेंट को बताता है। तो इसमें जब डिसॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी ये स्मॉल एम होता है और ये आपका कैपिटल एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर चेंज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी वैल्यूज। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेज। किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। एंड मोलैरिटी डिक्रीजेज, मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेयर एज मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि मोलैलिटी जो होती, मोलैरिटी इसमें ये बताया गया है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर किस चीज का इंक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज एंड मोलैरिटी डिक्रीज, मोलैरिटी डिक्रीज होती है। यानी कि टेम्परेचर, और अगर मोलैरिटी की बात करना है, मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करती है, यानी कि 1/m हो जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। ये आपका मोलैरिटी हो गया। जबकि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर देखा जाए, और ये क्या होते हैं, एम, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज बताया गया है कि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विदाउट विद एनी चेंज इन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। द प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर।
are called colligative properties. What are the possible deviation from ideal behavior? Ideal behavior देखते हुए हम देखते हैं कि पॉसिबल डेविएशन क्या होते हैं। तो दो पॉसिबल डेविएशन होते हैं आइडियल बिहेवियर के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो डेविएशन पाए जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन जैसे कि एग्जांपल है एथेनॉल एंड एसीटोन। नेगेटिव डेविएशन में क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, ये आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 55.3 mmHg, कैलकुलेट द वैल्यूम वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर ओवर 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। कितना है? 53.48। ये आपका क्वेश्चन है, इसको लगा भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच यूरिया मोलर मास ऑफ 60 ग्राम पर मोल should be dissolved in 50 gram of water so that its vapor pressure at room temperature is reduced by 25%. इसका आंसर है 41.7 ग्राम। Why is the boiling point elevated when a non-volatile solute is dissolved in a liquid? Why is the boiling point elevated when a non-volatile solute is dissolved in a liquid? तो आंसर है इसका, when a non-volatile solute is added to the vapor pressure decrease at the and the solution is heated to a higher temperature increasing the boiling point. Next question है, how is boiling point changed when mass of solvent is double? तो क्या होगा, कैसे चेंज होगा? जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट डबल होगा, ये तुरंत क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। व्हाट हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.1% NaCl सॉल्यूशन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन passes into cell and they swell। जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या करते हैं, वाटर में पहले डिसॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और बनाने के बाद जब सेल में पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं। फाइनली दे विल बर्स्ट, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, वो बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन रिलेटेड टू इट्स कंसंट्रेशन? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और पाई इज इक्वल टू होता है CRT। सी मतलब होता है कंसंट्रेशन, आर मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और टी मतलब होता है टेम्परेचर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.25 m सोल्यूशन ऑफ अ यूरिया एट आर। आर मतलब गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि सी दिया है इसमें 0.25 मोल पर लीटर, आर दिया है 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये गैस कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो ये 310 हो जाएंगे। नेक्स्ट है T1 जो दिया है, T1 CRT, ये फार्मूला है टेम्परेचर का, CRT, और C इज इक्वल टू होता है NV अपन RT। C इज इक्वल टू N अपन V RT। अब यहाँ पे रखेंगे तो C का वैल्यू जो दिया था वो आपका दिया है 0.25, ठीक है। R का वैल्यू हो गया, और टेम्परेचर जो है 310 डिग्री सेल्सियस हो गया। सॉल्व करेंगे तो 6.43 बार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि एन एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.72 atm at
298 Kelvin, how many moles of glucose were dissolved per liter of solution? इसका आंसर है 0.111 मोल। लगाने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, और अगर नहीं समझ में आता ऑस्मोटिक प्रेशर जो बताया गया था पाई इज इक्वल टू CRT उस पर लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। When does the measurement of colligative property leads to abnormal molecular mass? तो when the solute undergoes either association or dissociation, abnormal molar mass obtained. Next question है कि when is the value of I less than unity? When the solute undergoes association in a solute, I is less than unity. लास्ट क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज 120 ग्राम पर मोल एंड वांट ऑफ फैक्टर दिया है 4। व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर देंगे। एबनॉर्मल मोलर मास जो होते हैं इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन आई, और आई जो आपका दिया गया है वो वैल्यू जो दी गई है वो 4 है, तो 120 अपॉन 4 कर लेंगे तो 30 ग्राम पर मोल आ गया। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये जो आपका 30 ग्राम पर मोल दिया गया है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो क्लास जो 12th चैप्टर सोल्यूशन जो चल रहा है, ये इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखा है, 2 मार्क्स क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 दिन के अंदर, मतलब फरवरी 1 फरवरी 2026 से लगा करके और आपका 10 दिन यानी कि 10 फरवरी तक ये पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा अच्छे से। केमिस्ट्री में अगर टेंशन है तो टेंशन को हटाइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में पूरे जितने केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है, टॉपिक है, जो आने वाले 2026 में आने वाले जो क्वेश्चन है, उनको मैं पूरा क्लियर करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।